ये क्योंकि यही रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। जिस दिन आपने नहीं बताया रिकॉर्डिंग, मैं भी भूल गया, तो उस दिन की रिकॉर्डिंग स्किप हो जाएगी आपकी। नुकसान किसका है? आपका। तो आप इतने सारे हैं तो ये ध्यान कीजिएगा, रिकॉर्डिंग ऑन डेली होनी चाहिए, ये आप ही को मिलने वाली है। तो सबसे पहले एक नई मोडालिटी में सर कर रहे हैं, रुक जाइए अभी। तो सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करेंगे, 30 सेकंड के लिए सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, उस गुरु का धन्यवाद करेंगे जिनकी वजह से हम ये ऑकल्ट साइंस पढ़ पा रहे हैं, जिन ऋषियों ने ऑकल्ट साइंस का इजाद किया, बनाया, और डिवाइन ने हमें इस लायक समझा कि ये ऑकल्ट साइंस हम पढ़ सकें। ये ईश्वरीय विद्या है, इसको हर कोई नहीं पढ़ सकता। अगर आप पढ़ रहे हैं, भगवान ने आपको चुना है, तो यू आर स्पेशल वन। तो 30 सेकंड के लिए सभी अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और उस गुरु और इस ईश्वर को नमन करें। हाँ जी। तो डिवाइन से आपने सभी ने आज्ञा ले ली है कि हमें एक अच्छी साइंस सिखाएं और हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये विद्या ईश्वरीय विद्या है। ये बिना उनकी ब्लेसिंग के, बिना गुरु के आशीर्वाद से ये शिक्षा आपको नहीं आ सकती। आप यहाँ बैठे हैं आज पढ़ने के लिए, तो भगवान ने आपको चूज किया, इस विद्या ने आपको चूज किया कि आप इसके पढ़ें, आप इसके लायक हैं, तभी यहाँ तक पहुंचे। दूसरी बात, आप इस ऐसे ऑकल्ट वर्ल्ड में एंटर करने जा रहे हैं जहां पर आपको दो शब्दों का हमेशा पालन करना होगा जब तक इस ऑकल्ट वर्ल्ड में रहेंगे। वो है साईं जी के दो शब्द, पहला है श्रद्धा और दूसरा है सबूरी। श्रद्धा का मतलब होता है फेथ, विश्वास। तो जो साइंस आप पढ़ रहे हैं, चाहे टैरो पढ़ रहे हैं, कल का न्यूमरोलॉजी पढ़ोगे, परसों ज्योतिष पढ़ोगे, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, उस विद्या में आपका विश्वास 100% होना चाहिए। 100% मतलब कोई इफ एंड बट नहीं। दूसरा, जो गुरु पढ़ा रहा है आपको, जो भी गुरु, जिस भी गुरु से पढ़ते हैं, उस गुरु के प्रति भी 100% विश्वास आपको होना चाहिए। ठीक है? तो पहला फेथ, विश्वास इस डिवाइन साइंस के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, और जो गुरु पढ़ा रहा है उसके ऊपर। दूसरी चीज क्या है? श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का मतलब होता है सब्र, पेशेंस। क्योंकि आप एक समझ लीजिएगा कि आप ऑकल्ट के एक डॉक्टर बनने वाले हो, और हर एक इंसान आपके पास जो कंसल्टेशन लेने आएगा वो एक बीमार आदमी है, परेशानी में है ना वो, उसको फाइनेंशियल क्रंच है, उसकी शादी नहीं हो रही, उसकी जॉब छूट गई है। हर बंदा परेशानी में आपके पास आ रहा है। तो जब इंसान परेशानी में होता है तो वो इम्पेशेंट होता है। और अगर आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और आप खुद इम्पेशेंट बैठे हुए हैं, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? नहीं कर पाओगे। तो पेशेंस, वो पेशेंस लेवल आप में होना चाहिए कि धैर्य रखो, पेशेंस रखो। तो जिसने दो शब्दों पर फोकस कर लिया, वो एक इस लाइन में मास्टर बन सकता है। आप मेरी गाइडलाइन को जितना ब्लाइंडली फॉलो करोगे, जिसने कर लिया 3 महीने के अंदर, वो इतना अच्छा टैरो कार्ड मास्टर बन जाएगा। जो लोग 10 साल से काम कर रहे हैं उनको बीट कर सकते हो आप 3 से 6 महीने। अब जिसने वो 10 साल का एक्सपीरियंस 3 महीने में, 6 महीने में लेना है, वो मेरी गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली ब्लाइंडली फॉलो कर लेना। क्योंकि आप लोग पहली बार मेरे पास पढ़ रहे हो, मैं इस साइंस को 7,000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं, हजारों बार पढ़ा चुका हूं। तो मुझे पता है कब क्या पढ़ाना है, कब क्या देना है। और पेशेंसली सुनिएगा मुझे। हो सकता है जो आप प्रश्न पूछना चाह रहे हो, मैं मेरे अगली लाइन में बताने वाला हूं आपको, या अगली लेक्चर में बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कितने तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल सकते हैं। तो उसमें भी पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। फिर दूसरा, हमारा एक तरीका होता है पढ़ाने का। ड्यूरिंग द, जब मैं लेक्चर ले रहा होता हूं तो सभी म्यूट रहते हैं,
और वो भी कारण ये है कि पीछे से आवाज ना आए या कोई अननेसेसरी के बीच में क्वेश्चन ना पूछे। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, लेकिन बीच में अगर इंटरप्ट होते रहेंगे तो जब आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना तो फिर आप इरिटेट होते हो। अब एक चीज है, फ्लो बनी हुई है, मैं पढ़ा जा रहा हूं तो आपका फ्लो बना हुआ है, बीच में क्वेश्चन से ज्यादा आएंगे ना तो फिर वो आपको इजीनेस नहीं आती समझने में। तो इसलिए हम पहले पढ़ेंगे, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ आप सारे म्यूट रहेंगे, फिर जब 10 मिनट बचे, 15 मिनट बचे या आधा घंटा हमने लिया, चलो आज क्वेश्चन आंसर करेंगे, या कई बार ऐसा होता है पूरा सेशन क्वेश्चन आंसर का, तो उस दिन दिल खोल के क्वेश्चन पूछना। ठीक है, मान लिया हमने आज कोई चीज पढ़ी है, कोई चीज समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, अगले दिन जब मैं पूछूंगा आपसे, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग सुनिएगा। और तरीका ये होता है बेस्ट, देखिए आपने कोई चीज पढ़ी सुना, आपको नहीं आया, ये नहीं कि तुरंत मेरे से पूछ लो, पहले खुद से सोचो कि इसका मतलब क्या, सर ने ऐसा क्यों बोला, नहीं समझ में यार रिकॉर्डिंग सुनो, रिकॉर्डिंग आपके पास मिल जाती है, जैसे आज जो भी होगा वो कल तक रिकॉर्डिंग आपके पास मिल जाएगी। तो जब आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुनते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, अच्छा अच्छा ये इस कंटेस्ट में बोला गया। कई बार हो सकता है आपका ध्यान ना हो, वो चीज आपसे स्किप हो गई है, इसलिए आपको रिकॉर्डिंग भेजी जा रही है कि दोबारा से पॉलिश कीजिए अपने आप को। ठीक है, तो बेस्ट तरीका ये होता है। लेकिन अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, अपना दिमाग नहीं लगाया, मेरे से सीधा पूछ रहे तो मैं तो बता दूंगा, लेकिन आपका दिमाग ना वो शार्प नहीं होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि सीखना मुझे नहीं है, सीखना आप सभी को है। तो मेरी गाइडलाइन पे जो मैं बता रहा हूँ ब्लाइंडली चलते जाइएगा, और डेफिनेटली आप 20 से 25 दिन की जर्नी हमारी रहेगी, आप कब टैरो कार्ड सीख जाएंगे आपको भी नहीं पता लगेगा। और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आप बोलेंगे सर वो चीजें जो आप क्लास में बताया करते तो एज इट इज हो रही है हमारे साथ, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो वो ब्लाइंडली फेथ कर लेना, जो मैं बोलूंगा ऐसा होगा आपके साथ। ठीक है, मैंने बोला ना जो दिमाग में आया बोल देना, उस टाइम आप बोल दोगे तो फिर पता लगे वही ठीक था, जब दिमाग लगाओगे तब कैलकुलेशन करते हैं ना, तब रीडिंग अच्छी नहीं आती। ठीक है, चलो अब किसी जो भी क्वेश्चन आंसर है फटाफट फटाफट हैंड रेस कर लो और फटाफट फटाफट पूछते रहो, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे अपना। यस, ओके, सबसे पहले शिवानी जी ने हैंड रेस किया है, कोई बात नहीं। यस शिवानी प्लीज, जिसका मैं नाम लूंगा वो अपने एंड से अनम्यूट कर सकता है अपने आप को। हेलो सर। हाँ जी शिवानी। तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया शिवानी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने देखा है लोग खाते पीते टैरो रीडिंग करते हैं, साथ साथ खाते रहते अच्छा, नहीं नहीं, देखिए आप इस साइंस को मजाक ना समझें। हैं, हाँ, इस साइंस मजाक नहीं है कि आप खा रहे हो रीडिंग टैरो। करते रहते हैं। मेरा यही है कि होना नहीं चाहिए, राइट? हाँ, नहीं नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना आपने। और सर चीज, क्या ये ठीक है? नहीं, दोबारा पूछिए, मेरा और नेट। टैरो रीडिंग करते रहते हैं। हाँ, क्या क्या बोलिए, दोबारा बोलिए। तो जैसे टैरो रीडिंग में जैसे रात को लोग जैसे बैठे हो थक जाते हैं, यॉर्निंग करते हैं, हाँ तो मुझे लगता है कि ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल भाई, आप समझ लो भक्ति कर रहे हो, आप भक्ति करते वक्त जो सावधानी आपने रखनी है वो रखनी चाहिए आपको। ठीक है, वो रखनी चाहिए आपको। सर और एक और क्वेश्चन, हाँ क्या हम ये यूज अपने ऊपर कर सकते हैं या अपने रिलेटिव के ऊपर? हाँ बिल्कुल, चलो ये भी मैं बता देता हूँ अभी। बहुत सारे के प्रश्न आएंगे, मुझे पता है क्या क्या आने वाले हैं, वो ड्यूरिंग द कोर्स आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, लेकिन पूछ लिया बता देता हूँ। देखिए टैरो में कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं है कि भाई किसकी करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए, लेकिन लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है, क्योंकि आपको अभी पता नहीं कि टैरो रीडिंग कहाँ से आती है, क्या करना होता है रीडिंग में, आपको कुछ नहीं पता अभी आपको, और पता है तो उसको भूल जाइए। टैरो रीडिंग में ना तो दिल लगाना ना दिमाग लगाना, बोलो कितनी अच्छी साइंस है, ना दिल लगाना है इस रीडिंग में ना दिमाग लगाना है। अब आप समझ गए कि जब आप अपने नियर डियर के लिए बड़े क्रिटिकल क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, उस वक्त में क्या होगा, कोई इमोशंस आगे आएंगे नहीं आएंगे। और जब जिस रीडिंग में आपने दिल और या दिमाग को लगा दिया, वो रीडिंग इन्फ्लुएंस हो जाती है, फिर वो रीडिंग पक्की अच्छी वाली रीडिंग नहीं रहती। तो इसलिए आप अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, अपने नियर डी के लिए रीडिंग कर सकते हो, बेशर्त कि वो क्वेश्चन कोई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिससे कि उसकी लाइफ को डिसाइड होनी है, उसका कोई पाथ डिसाइड होना है। कोई जब ऐसा चीज होगी तो फिर वो आपके दिल दिमाग लगेगा। जनरल क्वेश्चन है, रोज पूछो अपने लिए, अपने परिवार के लिए पूछ सकते हो। ठीक है, दूसरा एक मिथ और क्लियर कर देता हूँ, ये भी क्वेश्चन आप में से कोई ना किसी किसी का आएगा, कि जी को कहते हैं कि सर वो
कोई ड्रिंक करता है, कोई नॉनवेज खाता है, कोई लहसुन खाता है, कि क्या हम रीडिंग कर सकते हैं? मेरी तरफ से आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पहनिए, कैसे मर्जी जिए, मेरे को कोई मतलब नहीं। आप अंदर से प्योर होने चाहिए, अंदर से आपकी भावना ये होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं ये डिवाइन साइंस है और इससे दूसरे का भला हो। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, डजंट मैटर, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनका इम्पैक्ट नो डाउट आता है, लेकिन मैं चाहता हूं आप इन खाने पीने पहनने से इतना ऊपर उठ जाएं, ये चीजें आपको इम्पैक्ट ही ना करें। तो नॉनवेज खा सकते हो, मेरी तरफ से ड्रिंक कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। अंदर से प्योर होना चाहिए। एक ऐसा इंसान जो नहीं खाता नहीं पीता कुछ नहीं करता, लेकिन अंदर से भाव जेलेसी के रखता है, उसका मकसद सिर्फ इस साइंस को ये है कि मैं सिर्फ इससे पैसा कमाऊं, लोगों का भला हो ना हो, वो साइंस के काम नहीं आने वाली, ठीक है। तो खाने पीना कुछ भी खाइए पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा ये भी आ सकता है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल के चलते हैं, उस दौरान रीडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखिए, रीडिंग में जब मैं आपको गाइडलाइन दूंगा तो उसमें गाइडलाइन ये है कि जब आप किसी भी एंजाइटी में होते हैं, आप इमोशनल इम्बैलेंस हैं, उस वक्त में आपको रीडिंग नहीं करनी चाहिए। ये गाइडलाइन है, रीडिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन कमर्शियल एंगल पे आप सब कुछ करते हो, ठीक है, तो कमर्शियल एंगल पे कर सकते हो, जो अच्छी बात है वो मैं सिखाऊंगा आपको। तो अगर आप, क्योंकि जब पीरियड्स में होती हैं फीमेल तो वो एंजाइटी रहती है, वो थोड़ा सा मूड मूड स्विंग ज्यादा होते हैं, तो नहीं करना। इस वजह से नहीं कि पीरियड चल रहे हैं तो हमें नहीं करना, ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं मेरी तरफ से। अगर आप इजी फील कर रहे हैं तो यस यू कैन डू, आप रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप दिन में रीडिंग कीजिए, रात को कीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हैं तब कीजिए, नॉनवेज खा के कीजिए। मतलब ये नहीं कि ड्रिंक करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना। मतलब ड्रिंक करते हैं ठीक है, आप करते रहिए, लेकिन जब जब आप रीडिंग करें तब आप प्योर सात्विक में जाइए उस टाइम के अंदर, ठीक है। ओके, श्रुति प्लीज। अच्छा, सबके हैंडी डाउन हो गए, सबके ये क्वेश्चन थे क्या? तभी कह रहा हूं आपके जो क्वेश्चन है वो आने वाले टाइम क्लास में आपके, एक्चुअली क्या, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं और मैं अपनी लाइन के अंदर, अपने ऑकल्ट वर्ड के अंदर सबसे ज्यादा आंसर देने वाला टीचर हूं मैं, ठीक है। तो अब तक कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं जो किसी ने पूछा ना हो आज तक, तो मैं बताने वाला हूं आपको वैसे। यस श्रुति। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी। सर हमें बताया गया था कि अष्टमी और आवाज आ रही सर मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल। अष्टमी, कृष्णाष्टमी हो या शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, और अमावस और पूर्णिमा को रीडिंग नहीं करना चाहिए, हाँ क्योंकि अपने इमोशंस या तो हाई लेवल पे होते हैं। हाँ। तो ये सही है, ये करना चाहिए? देखिए, अभी मैंने आपको बोल दिया, अब वो अष्टमी के दिन आपका मूड खराब होता है ना। अब जैसे कोई बेचारा मेल मेल है क्या हमारे पास कोई? मेल कोई हैंड रेज करें प्लीज, शादीशुदा वाला वैसे भी कोई है क्या? अजय जी, अजय जी, आज का मतलब आपका महीने में कौन सा दिन अच्छा जाएगा, कौन डिसाइड करता है? चंद्रमा डिसाइड करेगा या कौन डिसाइड करता है? बीवी डिसाइड करती है सर। बीवी की डिसाइड करती है। अब मैं चंद्रमा को पढ़ के बता दूं कि भैया तुम्हारा अष्टमी पे नहीं करना, पता लगे इनकी बीवी ने सप्तमी पे इनका बैंड बजा दिया, तो इनका मूड कैसा रहेगा, इनकी बीवी डिसाइड करती है। ठीक है, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको, तिथियों के हिसाब से भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन मैंने सिंपल वे में बोल दिया, जब आप एंजाइटी में हैं, आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, आपका मन नहीं है, तो रीडिंग नहीं करनी चाहिए, एक गाइडलाइन है। अब कोई पैसे दे रहा है, बोला अभी चाहिए मुझे, तो भैया फिर कर लेना कमर्शियल एंगल से। मैं आपको अच्छी बात सिखाऊंगा, बुरी आप अपने आप सीख जाओगे, ठीक है, ये मतलब है, ठीक है थैंक यू मैडम। सर। और हाँ ये थैंक यू। लॉजिक बताऊंगा कि कौन सी तिथियों को नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। और मैं यहां तक भी आपको गाइडलाइन देने वाला हूं आपकी पर्सनल कुंडली से, कि कैसे अपने डेली का बेस्ट टाइम निकालेंगे जब आपकी रीडिंग की प्रोबेबिलिटी एक अच्छी जाने की, सच होने की सही रहे, वो सबसे ज्यादा होगी। वो मैं आपको आपकी पर्सनल कुंडली से बताने वाला हूं, कौन से दिन, उस दिन में कौन से घंटे, ठीक। अब ये कैसे बताऊंगा, ये ज्योतिष से बताऊंगा। तो इसलिए कहता ना, ज्योतिष के बिना हर चीज अधूरी है, ठीक है अजय जी, समझ में आया क्यों ज्योतिष जरूरी है? राइट सर। और कोई पारस? यस, 10th ही, ये बच्चे का होगा ना किसी का। बहुत बढ़िया, अनम्यूट करो अपने आप को प्लीज। हैप्पी, हाँ जी सर
सर मेरा मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने जनरली जैसे फेसबुक पे या यूट्यूब पे देखा, जो लोग कार्ड रीडिंग करते हैं तो वो लोग साथ में एक कैंडल होता है हमेशा, कैंडल ऑन, तो इसका और टैरो का आपस में कोई लिंक है? बिल्कुल लिंक है। अब आप दिया जला लो, आप मोमबत्ती जला लो, आप लालटेन जला लो, कुछ ही जला लो, बेसिकली क्या बोला गया है, कोई भी शुभ कार्य करते वक्त अग्नि की प्रेजेंस होनी जरूरी होती है। क्योंकि इस संसार में कोई जगह, कोई स्थान, कोई मोमेंट, कोई टाइम फ्रेम ऐसा नहीं है जब जहां पॉजिटिव एनर्जी वहां नेगेटिव एनर्जी नहीं हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव नेगेटिव सिक्के के दो पहलू हैं, इनको आप अलग कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। तो जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव होगा ही होगा, आएगा ही आएगा। तो कैंडल जलाने का मतलब यह है कि फायर क्या करती है, जब आप वास्तु पढ़ते हैं तो फायर एनर्जी, अग्नि तत्व क्या करता है, एनवायरमेंट को प्योरिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये मतलब है। तो सिंबॉलिकली हमने एक दिया जला लिया, हमने कैंडल जला ली, हमने एक बल्ब जला लिया, है ना, कुछ भी आप जला कर रखिए। उससे क्या होगा, उससे आसपास का जिस ऑरा में आप रीडिंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जब मैं रीडिंग करूं, रीडिंग करना एक यज्ञ के समान है, ये समझिए। जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो आप उस इंट्यूशन को पकड़ेंगे। अब अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में बैठ के रीडिंग कर रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपकी जो इंट्यूशन आ रही है उसको इन्फ्लुएंस करेगी, उस पर इंपैक्ट डालेगी, तो रीडिंग गलत होगी। तो आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी ऑरा के अंदर रीडिंग करूं जहां जो ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव हो, और जो ईश्वर से मुझे क्लू मिल रहा है, मुझे जो इंट्यूशन आ रही है, वो मैं एज इट इज पकड़ सकूं। इसलिए आप देखिएगा टैरो कार्ड रीडर अपने पास कैंडल जला के रखेंगी, बहुत सारे क्रिस्टल्स अपने आसपास लगा के रखती हैं, है ना। क्रिस्टल्स भी आप देखिएगा उनके टेबल पर मिलते हैं। इसलिए क्रिस्टल्स एनवायरनमेंट को एनर्जाइज करते हैं। फायर एनर्जी जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको किल करती है, ऑरा को पॉजिटिव बनाती है। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बैठकर ही आप एक अच्छी रीडिंग कर सकते हो, वो भी गाइडलाइन दी जाएंगी आपको सारी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यस, पारस एंड फिर है रेडमी 9A के नाम से है। तो रेडमी है, ओप्पो है, भाई ये कोई नाम नहीं होते, नाम ऐसे चेंज किया था, सीख लेना कल तक। जी जी सर। हाँ जी, रेडमी जी बोलिए, पारस जी बोलिए। सर किसको बोलना सर पहले? किसको बोलना मैडम, जो आपने पूछना, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि ये जो रीडिंग के दौरान टेबल पे ऐसा है क्या कि 5 एलिमेंट्स रखने होते हैं? मैंने बताया ना कि कोई चीज 5 देखिए, वास्तु का प्रिंसिपल है यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे। उसका प्रिंसिपल ये है कि जिन 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है, उन्हीं 5 तत्वों से मेरा शरीर बना है। तो आप चाहते हैं कि आपके 5 एलिमेंट हमेशा बैलेंस रहें, तो 5 एलिमेंट की कोई वस्तु अपने पास रख सकते हो, नहीं तो रोज मेडिटेट करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, ठीक है, तो वो सब कर सकते हो। और 5 एलिमेंट की चीजें सिंबॉलिकली आप रख रहे हो। सिंबॉलिकली क्या रख रहे हो कि जो मैंने 5 तत्व यहां रखे हुए हैं, ये 5 तत्व मेरे अंदर के 5 तत्व को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉजिकली सीखो ना भाई, रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं, किसी ने पूछा, आपने पूछा, अच्छा जिसने रखे उसको भी नहीं पता होगा मैंने क्यों रखे हुए हैं। सर YouTube का ही वीडियो देख के बोला मैंने। नहीं, उनको जिसने रखे हैं उसको भी नहीं पता क्यों रखे हैं, रख लिया उसने, लेकिन उसको किसी ने सिखाया नहीं कि क्या मतलब है। क्योंकि ये माना जाता है कि आपकी बॉडी के जो 5 तत्व हैं, इस यूनिवर्स के 5 तत्वों से वो जुड़े हुए हैं। आपका घर भी एक यूनिवर्स की तरह काम करता है। इसलिए वास्तु क्या करता है, वास्तु, मान लीजिए घर का वास्तु खराब है आपके, तो वास्तु खराब है तो ये तो ना कि पंखा खराब हो जाएगा, एसी खराब हो जाएगा, आपके टीवी खराब हो जाएगा, या दीवारें टूटनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा होता है क्या? नो सर, ऐसा नहीं। खराब वास्तु का मतलब क्या है कि वहां की तत्व इम्बैलेंस हैं, और वो तत्व इम्बैलेंस होंगे। आप ऐसे घर में रह रहे हैं जिस घर के 5 तत्व इम्बैलेंस हैं, तो उससे आपकी बॉडी के 5 तत्व इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आपकी बॉडी के 5 तत्व इम्बैलेंस हुए, आपकी मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल की प्रॉब्लम जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, आप 2 तरीके हैं करने के, या तो आप उस घर में रहने वाले हर इंसान के 5 तत्वों को बैलेंस कराओ, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। इजी क्या होता है कि उस घर के अगर 5 तत्व बैलेंस कर दिए जाएं, सारे जोन को बैलेंस कर दिए जाएं, तो जो पूरी फैमिली उस घर में रह रही है, साइंस का रूल है कि एनर्जी हायर टू लोअर फ्लो करती है। तो घर के 5 तत्व बड़े हैं,
और आपके 5 छोटे हैं, तो बड़े से छोटा में एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। मतलब आपका घर बैलेंस, आपकी बॉडी के 5 तत्व बैलेंस, आपके चक्रास बैलेंस, और आपके 5 तत्व बैलेंस, आपके चक्रा बैलेंस, आपकी लाइफ हैप्पी हैप्पी। सिंपल लॉजिक। तो ये लॉजिक है, ठीक है। चलो सर इस सिलसिले में, और इस सिलसिले में सर इस सिलसिले में एक क्वेश्चन, मतलब अगर कोई कुछ अलग डायरेक्शन में बैठे, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में सपोज बैठे, तो फिर वहां पे कैंडल लगा दो तो वो पावर ज्यादा हो जाएगा ना, मतलब घर नहीं। ठीक है, वो बताऊंगा, अभी आने दो, वो भी आप चर्चा करेंगे आगे, कहाँ बैठना है, किस तरह फेस करना है, सबको बताया जाएगा, ठीक है। चलो पारस, लास्ट क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज हल्का सा। पारस जी सर जी। हाँ जी सर बोलिए क्या पूछना चाहते हैं कुछ आप? सर नो क्वेश्चन। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं, चलो ठीक है, ठीक आज कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, चलो मैंने सभी को अभी म्यूट कर दिया फिर। हेलो, हाँ जी, कोई बात नहीं। कौन सी की? कोई नहीं, आप एस्ट्रोलॉजी तो किसी ग्रुप में होंगी ना आप, बेसिक वाले में, तो उसमें हमने लिंक आज का डाल दिया सभी को, ठीक है। आप कौन से बैच में, किसी ग्रुप में हो आप, मुहूर्त वाले में या बेसिक का हमने कोर्स किया था उसमें? अब तो बेसिक करा है ना, तो उसी ग्रुप में देखिए, लिंक है आज की क्लास का, ठीक है। हाँ, तो बाद में कर लेंगे ग्रुप में, ठीक है, ओके। आज जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी शुरू हो रहा है ना, तो उसमें अनिकेत अभी इस लिंक पे ज्वाइन कर लेना 9:30, फिर मैं कल ग्रुप बनेगा उसमें ऐड कर दूंगा आपको। ओके, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपके कुछ और भी रहेंगे, आगे लेते रहेंगे 20 मिनट टाइम टू टाइम। आप में से मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं मेरा वेबिनार यूट्यूब से देखकर आया होगा। थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ लेते हैं। तो टैरो की हिस्ट्री क्या है? देखिए, टैरो कार्ड पहली बात तो बहुत तरह से मार्केट में आ गए हैं, लेकिन जो सबसे प्राचीन या ऑथेंटिक कार्ड माने जाते हैं वो है राइडर वेट टैरो डेक। राइडर वेट, अब बहुत सारे जैसे साई कार्ड हैं, रामायण कार्ड हैं, ओशोजन कार्ड हैं, एंजेलिक कार्ड हैं, बहुत सारे कार्ड अब आ गए हैं मार्केट में। तो हिस्ट्री क्या है, टैरो आया कहां से, टैरो शब्द का मीनिंग क्या है, ये टैरो कहां से आए हैं? द मोस्ट कॉमन थ्योरीज गोज टू एंशिएंट इजिप्ट एंड ताओ। Some believe that a form of tarot goes back to ancient China. तो ऐसा माना जाता है कि भाई प्राचीन टाइम में ऐसा माना जाता था कि ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं चाइना से, प्राचीन चाइना से आए हैं, लेकिन ये बिलीव था उनका। लेकिन कॉमन मिथ जो था मार्केट में उस टाइम में, काफी टाइम तक,
तो कॉमन मिथ ये था इज दैट द टैरो वाज ब्रॉट टू यूरोप बाय द जिप्सियंस। तो जिप्सीज जो लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ आप देखा होगा इंडिया में बंजारे लोग हैं, वो क्या होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल करते रहते हैं। तो इसी तरह से यूरोप के अंदर जिप्सियन एक कम्युनिटी है एक तरह से, ये मान लीजिए आप, वो थोड़ा घुमक्कड़ टाइप के लोग हैं, वो घूमते रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है, कॉमन मिथ है ये, कि यूरोप के अंदर जो जिप्सीज थे वो कहीं ना कहीं से ये इन कार्ड्स को लेकर आए अपने साथ। लेकिन ये तो सारा कुछ मिथ है, कुछ बिलीफ सिस्टम था। लेकिन जो फर्स्ट हिस्टोरिकल रेफरेंस है, द फर्स्ट क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से द कार्ड अपीयर्ड इन यूरोप अराउंड द 14th सेंचुरी। तो जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं जिनके, ये मिलता है कि कार्ड कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर 14th सेंचुरी में पाए गए एज ए गेम नॉन एज तिरोची। एक तिरोची नाम का गेम था वहां पर, उसमें इन कार्ड्स के क्लू मिलते हैं। All ancient civilization developed their own system of divination or fortune teller based on same symbolism and archetypes. आप देखिएगा हर एक प्राचीन सभ्यता, आप कोई भी ले लीजिए, हिंदुस्तान के ले लीजिए, चाइना के ले लीजिए, है ना, और किसी कंट्री के ले लीजिए आप, हर प्राचीन सभ्यता में हर एक कम्युनिटी का एक फॉर्च्यून जानने का, फ्यूचर को जानने का, भविष्य जानने का एक सिस्टम सभी ने डेवलप किया हुआ। किसी ने, जैसे हमारे यहाँ देखेंगे हिंदू शास्त्र में आपका ज्योतिष है, हमारे पास हस्तरेखा विज्ञान है, ओके, ये मेन दो है हमारे पास। फिर न्यूमरोलॉजी आ गया, यूरोप से आ गया। न्यूमरोलॉजी हमारा नहीं है, चाइना का आ गया न्यूमरोलॉजी, यूरोप से न्यूमरोलॉजी आ गया, वेस्टर्न कल्चर से न्यूमरोलॉजी आया हमारे पास। हमारा अपना क्या, ज्योतिष, पामिस्ट्री, ये हमारा अपना है। शकुन शास्त्र, ये हमारा अपना है। तो इस तरह से हर कम्युनिटी में, हर एरा के अंदर लोगों ने अपने अपने सिस्टम बना रखे थे, जिसमें वो कुछ देख कर फ्यूचर जान सकते हैं। अब वो कुछ सिंबल भी हो सकते हैं, कुछ पिक्चर्स हो सकती हैं, है ना, कुछ कैलकुलेशन हो सकती है। तो हर एक सिस्टम में हुआ करता था। तो ये माना जाता है कि ये सारी चीजें जो कार्ड हैं कहीं ना कहीं 14th सेंचुरी में रिकॉग्नाइज किए गए, किसी गेम के रूप में थे। अब समझ में आता है कि भाई टैरो का मतलब क्या है, या टैरो शब्द कहां से आया। ये माना जाता है कि टैरो अपने आप में कोई शब्द है ही नहीं। ये शब्द जो है किसी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। इसके दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक तो देता हूं। जैसे आपने देखा होगा, हम कहते हैं ना घंटे को, हम हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, आवर्स। आवर्स नाम का कोई शब्द ही नहीं है। संस्कृत अगर आप पढ़ते हैं, या फिर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसने पढ़ी होगी या पढ़ेंगे कभी, तो वहां पर एक शब्द आता है होरा, HORA, होरा। तो जिस तरह से दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं या 24 आवर्स होते हैं, इस तरह से एक दिन के अंदर 24 होरा होती हैं। हर एक होरा लगभग 1 घंटे की होती है। 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में 24 होरा होती हैं। लेकिन यहां पर एग्जैक्ट नहीं है कि सब होरा 60 मिनट की होंगी, जैसे 1 घंटा 60 मिनट का होता है, ऐसा नहीं है। कुछ होरा 55 मिनट की हो सकते हैं, कुछ 1 घंटा 5 मिनट की हो सकते हैं, लेकिन पूरे 24 घंटे में 24 होरा आती है। अब होरा का मतलब क्या है ये भी समझ लिए, निकालनी सिखा दूंगा बाद में, क्योंकि काम आएगी हमें कि हमारे लिए कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। तो होरा का मतलब है हर वक्त। आपको पता होगा कि हमारे पास 7 विजिबल प्लैनेट है, सूर्य से लेकर शनि महाराज तक, ये 7 विजिबल प्लैनेट है, और 2 इनविजिबल प्लैनेट होते हैं, राहु एंड केतु। तो जो 7 विजिबल प्लैनेट हैं, होरा का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक प्लैनेट इस अर्थ पर अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी दे रहा होता है, या यह कह सकते हो इस अर्थ पर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, उस 1 घंटे में लगभग वो प्लैनेट जिसकी होरा चल रही है उस टाइम की, वो पृथ्वी पर रूल कर रहा है या अपनी एनर्जी दे रहा है ज्यादा, जैसा मर्जी लगा सकते हो। तो इसका एक सिस्टम होता था निकालने का। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई संडे के बाद मंडे क्यों आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे क्यों आता है, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ज्योतिष पढ़ रखा है तो आपको पता लग जाएगा कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है, ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कभी रहा तो वो भी बता देंगे। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, 7 प्लेनेट और 24 घंटे। तो एक प्लेनेट लगभग 2.5, कोई प्लेनेट 2 बार आता है रूल करने, कोई 3 बार भी आता होगा। उसका टाइम चलता है 1 घंटे का, वो उस वक्त में रूल कर रहा होता है, तो वो है होरा। तो हर वक्त किसी ना किसी की होरा चल रही होती है, जैसे अभी भी किसी ना किसी प्लेनेट की होरा चल रही होगी, इसका मतलब कोई प्लेनेट इस वक्त अर्थ पर रूल कर रहा है, तो इसको बोलते हैं होरा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस होरा शब्द को बिगाड़ कर आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। वो एज इट इज होरा नहीं रखना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, होरा को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से टैरो अपने आप में कोई शब्द नहीं है। हर एक सिस्टम कहता है कि हमारे सिस्टम का बिगड़ा हुआ रूप है, तो टैरो अपने आप में कोई शब्द नहीं है। कहां से कब किसने चेंज कर दिया ये भी नहीं पता किसी को। तो हिब्रू सिस्टम में एक शब्द आता है तारो, इसका मतलब होता है द डिवाइन लॉ या लॉ गिवर। तो हिब्रू, क्योंकि हिब्रू कल्चर एक प्राचीन कल्चर है, तो हिब्रू सिस्टम के अंदर वो कहते हैं कि हमारा शब्द का इन्होंने टैरो कर दिया। ताओ इजिप्शियन गॉड है, तो इजिप्शियन गॉड है ताओ नाम का, तो कहते हैं हमारे गॉड के नाम पे टैरो कर दिया। फिर तारुश इजिप्शियन शब्द है, इसका मतलब है द रॉयल वे, तो कहते हैं हो सकता है तारुश का उन्होंने टैरो कर दिया हो। फिर तारो इजिप्शियन में एक और शब्द आता है तारो, रॉयल पाथ, तो रॉयल पाथ हो सकता है कि तारो का टैरो कर दिया हो। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी सारी टॉरस एस्ट्रोलॉजी में टॉरस साइन जो होता है ऋषभ राशि, उसको टॉरस बोलते हैं। तो ज्योतिष वाले कहते हैं हो सकता है टॉरस का टैरो कर दिया। फिर रोटा एक लैटिन में शब्द आता है, इसका मतलब व्हील ऑफ कर्मा। फिर तारू एक रिवर का नाम है, क्लोज टू नॉर्दर्न इटालियन सिटी ऑफ पार्मा। फिर तारू हिंदू शब्द है, तारू मतलब पत्ता, कार्ड। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हर एक सिस्टम कहता है जी हमारा बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन आज तक किसी ने बताया किसका बिगड़ा हुआ रूप है, कि ये टैरो नाम कैसे आ गया। अभी किसी ने हैंड रेज किया है, तो हम क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे। यस, मैंने बताया ना आपको, यस डेफिनेटली आपको कुछ भी मेरी क्लास में कभी भी पेन पेपर पेंसिल लेकर नहीं बैठना। देखिए जो चीज मैं बोल रहा हूं वो एज इट इज रिकॉर्ड हो रही है, तो रिकॉर्डिंग एज इट इज आपको मिलने वाली है। ये नहीं कि मैं दूसरी को रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको, तो जो हम क्लास ले रहे हैं यही रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। जो चीज मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको, कुछ भी दिखाऊंगा वो एज इट इज आपको लिटरेचर मिलने वाला है। तो कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग सुनकर लिखिएगा। अभी सिर्फ अटेंटिव होकर मुझे सुनो, सिर्फ ध्यान से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको जो लिटरेचर दिखा रहा हूँ एज इट इज मिलेगा, जो मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है वो भी चीज एज इट इज मिलेगी। अगर आपने, यस सभी ने अपने नोट्स बनाने हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनकर नोट्स बनाने, अभी नहीं बनाना कुछ भी। ओके, तो यहां से आपको पता लगा कि भाई टैरो जो है कोई अपना आप में शब्द नहीं है, ये सिर्फ यही है कि भाई किसी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। तो यहाँ पर स्पेलिंग जो होती है टैरट, TAROT, टैरट, तो हम टैरट नहीं बोलते, टी साइलेंट रहता है, बट टैरो नॉट अ टैरोट, तो टैरो बोला जाता है इसमें, तो टी साइलेंट है। फिर एडवांटेजेस ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, ये वैसे मैं बता चुका, फिर भी रिफ्रेश कर देता हूँ, पूछता कोई वेबिनार में नहीं हो। तो वैसे तो मैंने आपको मॉनेटरी, इसकी सबसे बड़ी एडवांटेजेस क्या है वो आपको बताई थी, कि इकलौती ऐसी साइंस है जिसको बहुत आसानी से सीखा जा सकता है बिना किसी कैलकुलेशन के। क्योंकि अगर फीमेल की बात करें तो वो ज्योतिष से बहुत डरती हैं कई बार, कि भाई इतनी सारी कैलकुलेशन, इतना सारा याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें दिमाग नहीं है, क्योंकि उनका फोकस अपनी फैमिली की तरफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ कई तरह बटा होता है। तो हो सकता है उनको उतनी कैलकुलेशन में थोड़ा रुचि ना हो करने की। तो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं, सबसे बड़ी बात, कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना आपने। दूसरा, ये इकलौती साइंस है कि 3 महीने अगर आपने प्रैक्टिस कर ली मेरे हिसाब से, और आज की डेट में बहुत सारे ऐप काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आप 30, 40, 50 हजार रुपए कमाना इस साइंस से बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कंपेयर टू और साइंस के, या और कोई आप काम करते हैं वहां पर कोई भी 30, 40, 50 हजार मार्केट में काम करने के लिए करने जाओगे ना, जब आप तो किसी ने जॉब भी करोगे तो पहले तो 9 घंटे 12 घंटे काम कराएगा, 30 दिन काम कराएगा, अपने हिसाब से काम कराएगा, ठीक है, डांटेगा भी, सब कुछ करेगा, उसके बाद महीने में एंड में सैलरी मिलेगी। लेकिन
ये साइंस ऐसी है, किसी ऐप पर काम करोगे आप तो गाइड करेंगे हम आपको, या खुद का भी काम करोगे आप तो वो भी गाइडेंस दी जाएगी आपको कैसे करना है, वो लास्ट में दूंगा आपको। तो 3 महीने काम कर 9-10 हजार रुपए लगाकर, थोड़ी अपनी मेहनत लगाकर अगर आप 30-40-50 हजार रुपए स्टार्टिंग से कमाना शुरू कर दें तो क्या बुराई है? मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूं उसमें, कैसे आप पे काम करोगे, ठीक है। और मोस्टली लोग लग जाते हैं, हमारा कोई भी स्टूडेंट आज तक फेल नहीं हुआ इंटरव्यू वगैरह। तो वो तो हो गया कमर्शियल एंगल कि भाई किसी को अपना घर बैठे काम करना है, फिर आपकी मर्जी है कि आपने 2 घंटे काम करना है, 4 घंटे काम करना है, 8 घंटे काम करना है, जितना करोगे उतना फायदा आपका। मेरी एक स्टूडेंट है 6.5 लाख रुपए कमाती है, 6 लाख प्लस जाते हैं उसके हमेशा, सोचो। लेकिन वो बहुत सारी काम करती है, 2-3 ऐप ज्वाइन कर रखे हैं उसने, काम करती है लेकिन फिर 18 घंटे काम करती है। फिर वो आपका जुनून है कि आपको क्या करना है, नहीं मन है तो ठीक है, 30-40 हजार रुपये आपका इतना ही काफी है तो उतना कमाओ, कमा सकते हो आप, कहने का मतलब आसानी से। ये तो होगा मॉनेटरी हेल्प। दूसरा, अब और क्या फायदे हैं, फिर मैंने बताया था कि आपको उसमें किसी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है तो बढ़िया है, हमें काम आएगी, लेकिन नहीं है तो भी आप किसी की प्रेडिक्शन कर सकते हो, किसी को टाइम नहीं पता तो भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो आप, तो इसमें किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। दूसरा क्या, करेक्टर एनालिसिस, तो किसी का भी करेक्टर बिहेवियर जानना है ना, किसी इंसान को अगर आप जानना चाहते हो तो कार्ड आपको उसके बारे में रिवील कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है। फिर ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, किसी के फ्यूचर में जागना किसी इंसान के, भाई क्या हो सकता है इसके लिए, तो कार्ड के माध्यम से आप आसानी से जान सकते हो। सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डायलेमास, तो अभी कोई प्रॉब्लम आ रखी है, जिस सिचुएशन में इंसान अभी है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो ये कार्ड हमेशा आपको, ये नहीं कि आपको प्रेडिक्शन ही देते हैं, ये कार्ड आपको गाइडलाइन भी देते हैं, गाइड करते हैं आपको कि सामने वाला इंसान क्या करे, क्या कहां फंसा हुआ है वो इंसान, उससे कोई गलती हुई है वो क्या करे, कोई नंबर आपको क्लू देगा, कोई पिक्चर्स आपको क्लू देगी, कोई कलर आपको क्लू देगा, बहुत सारी चीजें होती है कार्ड में जब देखेंगे सीखेंगे, तो यहां से आपको गाइडेंस भी मिलती है कि इस प्रॉब्लम से निकलने की क्या तरकीब अपनाई जाए, मैं क्या रेमेडी करूं, वो भी गाइडेंस भी देते हैं कार्ड आपको। तो हर कार्ड, वही कार्ड आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर बता रहा है क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी बता रहा है, उसका आपको गाइड भी कर रहा है कि इस इंसान से ये काम कराइए, वो सीखेंगे कैसे करना होता है। तो हर कार्ड से आप रेमेडी भी निकाल सकते हो। सॉल्यूशन, हेल्पिंग मेडिटेशन, तो मैं तो कहता हूं टैरो एक इतनी अच्छी मॉडलिटी है, मेडिटेशन एक ऐसी रेमेडी है आपकी लाइफ की कि इससे किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। और मैं तो इतनी बड़ी बात बोलता हूं कि अपनी प्रोग्रामिंग को आप चेंज कर सकते हो, सोचो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, और ऋषि लोग करते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना है तो ऊपर से चेंज करने से कुछ नहीं होगा, आपका जब तक डीएनए चेंज नहीं होगा, या आपकी जो सॉफ्टवेयर बना रखा है ना ये भगवान ने कि कब क्या घटना घटेगी, सॉफ्टवेयर है आपका, वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम काम करते हैं कि हमारा सुख कब आएगा, दुख कब आएगा। अगर उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर आप छेड़छाड़ कर सकते हो तो वो एक ही तरकीब है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन लेवल तक वहां पर पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये हेल्प करते हैं आपको मेडिटेशन करने में, और टैरो कार्ड से कैसे मेडिटेशन की जाएगी वो सारा तरीका मैं आपको समझाने वाला हूं, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर, तो टैरो में पहले दिन आज ही समझ लीजिए, टैरो में ना तो दिल लगता, ना दिमाग लगता, ना कोई कैलकुलेशन लगती। कितनी बढ़िया साइंस है, कुछ भी नहीं लगता। तो लगता क्या है, लगती है इंट्यूशन पावर। आपकी साइकिक एबिलिटी जितनी डेवलप हो जाएगी, इंट्यूटिव पावर जितनी आप डेवलप कर लोगे, उतनी आपको रीडिंग शार्पनेस की तरफ चलती जाएगी। तो टैरो करते करते आपकी इंट्यूशन इतनी डेवलप हो जाती है कि कुछ दिन बाद, जैसे मैं तो बहुत सारी साइंस पढ़ाता हूं या साइंस कंसल्टेशन देता हूं, तो अब मुझे कई बार कुंडली तो बनाते हैं, सारी कैलकुलेशन लगाते हैं, जितने योग सीखे हैं, इतनी सारी चीजें सीखी हैं, सब लगाई जाती है कैलकुलेशन, लेकिन उसके बाद भी जब हम प्रेडिक्ट करते हैं तो इंट्यूशन से प्रेडिक्ट करते हैं हमेशा। कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकती, ये तो मैं पिछले 5-7 साल से बोलता रहा हूं, नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो सॉफ्टवेयर बन गए होते, है ना, लेकिन ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं जो प्रेडिक्ट करता हो। तो एट द लास्ट जब आप पूरी कैलकुलेशन कर लेते हो, जिसमें जो भी चीज पड़ी है अपना सारा लगाते हो निचोड़ एजुकेशन, लेकिन जब प्रेडिक्ट करते हो ना आपकी इंट्यूशन सामने आती है। तो ये साइंस
तो हाई इंट्यूशन बेस्ड, यहाँ कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। तो जब करनी है एट द एंड प्रेडिक्शन इंट्यूशन से है, तो क्यों ना टैरो को आज ही अपना लिया जाए। ठीक, तो करते करते टैरो को आपकी इंट्यूशन डेवलप हो जाती है। आप सामने वाले इंसान को ना आप पकड़ना शुरू कर देते हो कि क्या पूछने आया है। मैं तरीके बताऊंगा आपको, मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, बहुत यूनिक चीज सीखेंगे हम। ठीक है, आपने मेहनत करनी है, मैं आपको सारे टूल दे दूंगा। जिसने 3 महीने मेहनत कर, सिर्फ 3 महीने मेरे साथ मेहनत कर लेना, चौथे महीने से आप धमाल मचा दोगे, ये पक्का है। तो टैरो करते करते आपकी इंट्यूशन इतनी डेवलप हो जाएगी, करते करते, कि आप सामने वाले को वैसे ही पकड़ लोगे कि ये क्या पूछने आया है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। ऐसा मुझे मेरे स्टूडेंट बताते हैं कि सर अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है, सामने बोलता नहीं, बताते हैं तुम ये पूछने आए हो। इंट्यूशन आनी शुरू हो जाती है और सारा इंट्यूशन रखिएगा। और जरूरी नहीं है कि आपके किसी बार नहीं भी होंगे नंबर्स, नहीं आप तक कोई इंट्यूशन आती, तो मैं तरीके बताऊंगा कैसे अपनी इंट्यूशन को डेवलप करेंगे, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो निश्चिंत रहिए। कोई कहेगा सर मेरा तो नंबर ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे तो इंट्यूशन होती ही नहीं, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं, चिंता न करें, सब सिखाया जाएगा। ये है कि जिसके पास नंबर्स हैं वो 1 महीने में सीख जाएगा, जिसके पास नहीं है वो 3 महीने लग जाएंगे, बस इतना फर्क है। सारे टैरो कार्ड रीडर सीख के जाएंगे, ये दिल दिमाग में आज पहले दिन डाल लो। कोई 1 महीने में सीखेगा तो कोई 3 महीने में, किसी को 4 भी लग सकते हैं, बस मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लगते। आज तक नहीं लगे तो आप अब क्यों लगेंगे। ठीक है, जो हम सीखने वाले हैं वो है राइडर वेट टैरो डेक। हम राइडर वेट पे काम करेंगे। और सबसे पहले आपको, अगर इस फील्ड में आप नए आए हो, तो सबसे पहले आपको कमर्शियल, अगर आपका एंगल है, और होना भी चाहिए, कमर्शियल होना कोई बुरी बात नहीं है, तो सबसे पहले आपको राइडर वेट टैरो डेक सीखने चाहिए। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि सर ओशोजन कार्ड सीख लें पहले, एंजेलिक कार्ड सीख लें। नहीं, सबसे पहले राइडर वेट सीखिए। जब राइडर वेट कार्ड सीख लोगे, क्योंकि राइडर वेट आउटर वर्ल्ड के कार्ड, हमने आउटर वर्ल्ड में जाना है काम करने। ये जो एंजेलिक कार्ड है या ओशोजन कार्ड है, ये इनर वर्ल्ड के कार्ड है, आपकी अपनी जर्नी के कार्ड है, या किसी को बताना है कि भाई तेरी इनर जर्नी कैसी है। लेकिन इंसान हमसे इनर जर्नी पूछने कितने लोग आएंगे? हमसे हर बंदा आउटर जर्नी पूछने आता है, मटेरियल वर्ल्ड की जर्नी पूछने आता है ना। भाई मेरा काम कब होगा, पैसा कब आएगा, शादी कब होगी, बच्चे कब, किसने पूछने आया कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी रहेगी, बताइए कितने लोग आए होंगे पूछने। तो इसलिए वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्या दिक्कत आ रही है, क्या करें, वो आपको ओशोजन कार्ड बहुत अच्छा बता देंगे। तो पहले राइडर वेट सीखिए, फिर आपको ओशोजन सिखा देंगे बात। ठीक, तो हम सीखने वाले राइडर वेट अपने कोर्स में। तो राइडर वेट डेक इज द इजीएस्ट टू वर्क विद, इजी टू टीच एंड इजी टू लर्न। तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है कार्ड। अब ये है क्या राइडर वेट, भाई कहां से नाम आया, और ये है कौन, किसके नाम से पढ़े? तो इट इज ए क्रिएशन ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑथर एडवर्ड वेट। तो एक इंसान था, ऑथर एडवर्ड वेट एंड पैमिला कॉलमन स्मिथ। तो 2 इंसानों के कंबाइंड एफर्ट से ये राइडर वेट टैरो डेक का निर्माण किया गया। वैसे तो कार्ड ये 14वीं सेंचुरी में आ गए थे, लेकिन राइडर वेट टैरो डेक कब आए हैं? ये 18वीं सेंचुरी में आए हैं। ठीक है, तो ये किन्होंने क्रिएट किए? 2 लोगों ने क्रिएट किए, एडवर्ड वेट और पैमिला कॉलमन स्मिथ। तो आप देखिएगा जब राइडर वेट आपने परचेज किए होंगे, और वैसे बता दूं आप सभी को, हम दिवाली के उपलक्ष्य में और करवा चौथ के उपलक्ष्य में इस बार इस बैच को हम कार्ड अपनी तरफ से गिफ्ट कर रहे हैं आप सभी को। ये हमारी तरफ से एक ब्लेसिंग समझ लीजिएगा, एक आशीर्वाद समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, 1000-1500 की चीज होती है तो इससे किसी का कुछ होता नहीं है, लेकिन एक गिफ्ट के रूप में एक ब्लेसिंग आती है। आप सब लोग भगवान की तरफ से सक्षम है, आप कैपेबल हैं कि कार्ड ले सकते थे। ऐसा नहीं है कि कोई कार्ड देखकर हमारे पास आया कि भाई कार्ड फ्री मिल रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन हमारा भी कभी कभी इच्छा करती है कि भाई ओकेशन है, एक अपनी फैमिली में एक गिफ्ट जा रहा है, अब वैसे ही तो गिफ्ट देते हैं ना, तो ये इस परिवार को, क्योंकि हमारा मैं परिवार मान के चलता हूँ सभी को, तो एक अच्छा ओकेशन आ रहा है, दिवाली है, करवा चौथ है, तो हमारी तरफ से गिफ्ट। तो आपको कल ग्रुप में 2-3 इंस्ट्रक्शन आएंगी। उस इंस्ट्रक्शन के बाद जैसे आपसे मांगा जाएगा कि अपना आईडी, अपनी मेल आईडी दे दीजिए, तो जब मांगी जाए तब मेल आईडी देना। जब आपसे मांगा जा रहा है कि आप अपने सब एड्रेस लिख के भेज दीजिए, तो जब भेजे जाए तो प्रॉपर एड्रेस है ना, अपना नाम, आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस, पिन कोड, ठीक है, वो सब आपने लिख कर भेजना, और अपना मोबाइल नंबर भी। मतलब हमें वहां से कॉपी पेस्ट करें हम, ऐसा ना हो कि हम आपका नंबर ढूंढ रहे हो, नाम ढूंढ रहे हो, तो ऐसा मत कीजिएगा। अपना नाम, प्रॉपर एड्रेस और उसके नीचे फोन नंबर भी, ताकि हम आपके कल से ही कार्ड डिस्पैच कर दें, और कोशिश करें कल ही सबके डिस्पैच हो जाए, नहीं तो परसों तक आपके सबके कार्ड डिस्पैच हो जाएंगे। अब जब जितना टाइम आप तक पहुंचने में लगेगा वो लगेगा। ठीक है,
तो ये आपको इंस्ट्रक्शन आएगी तब करना है, अभी नहीं करना। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वो सारी चीजें आपकी कि कोर्स मटेरियल आपको कब मिल रहा है, आपके वीडियोस किसी के नहीं चल रहे, ऐसा हो सकता है, वीडियोस कब मिलेंगे, ये काम मेरा नहीं है। मेरा काम पढ़ाने का है। मेरा जो स्टाफ है वो सारा देखता है। उस स्टाफ को जो लीड करती है वो या तो नितिन मिलेगा आपको उस नंबर पर आपको, या गरिमा मिलेगी, ठीक है। तो वो उन्हीं की नंबर से इंस्ट्रक्शन आएगी, तो वो नितिन या गरिमा उठाएंगे उस नंबर को। तो आप उन्हीं से कनेक्ट करना। मान लें किसी का वीडियो नहीं चल रहा, आगे वीडियो देखोगे आप, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, वीडियो नहीं चल रहे आपके, आपके प्राइवेट दिखा रहे हैं या कुछ दिक्कत है, तो आप उन्हीं को फोन करेंगे। मुझे फोन करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं पता वीडियो कैसे चलते हैं। मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का। अगर मैं ये सब चीज देखने लगूँ ना तो मैं इतनी सारे कोर्स नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो मुझे ही फोन करेंगे, मैं भी उन्हें फोन करूंगा। तो आप डायरेक्ट फोन कर लीजिएगा, अपना ग्रुप नंबर बताइएगा और जो भी प्रॉब्लम है आपकी ऑन द स्पॉट सॉल्व होगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि अब इतनी बंदा एक या दो है करने वाले, मान ले 20 तरह से क्वारी आ गई, क्योंकि एक कोर्स नहीं चल रहा ना, मेरे तो एट द टाइम 10-15 कोर्स चल रहे होते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आज की प्रॉब्लम कल तक सॉल्व हो, तो वो पेशेंस रखना जरूरी है, वो रखिएगा। क्योंकि फैमिली में ना कभी कभी ऐसा होता है कि चल यार आज नहीं हो रहा कल हो जाएगा, तो वो पेशेंस रखना बस। तो जो राइडर वेट टैरो डेक है वो दो लोगों के कंबाइन एफर्ट्स से हैं। एक ऑथर एडवर्ड वेट है और एक पैमेला कॉलमन स्मिथ है। Edward Waite was a brilliant occultist with a deep understanding of tarot and its mystical symbols. तो जो एडवर्ड वेट था वो एक ऑकल्ट का मास्टर था। ऑकल्ट मतलब ये हमारी जो ईश्वरीय विद्या जिसको हम बोलते हैं, डीप साइंस, ईश्वरीय विद्या, ऑकल्ट साइंस, इसको ऑकल्टिस्ट बोला जाता है। जो इन सारी विद्याओं का जानकार होता है, जो इन छुपी हुई विद्याओं का, इन गहन विद्याओं का जानकार होता है, उसको ऑकल्टिस्ट बोलते हैं। तो एडवर्ड वेट एक ऐसा इंसान था जिसको ज्योतिष, वास्तु, इन सब मतलब ऑकल्ट फील्ड का बहुत अच्छी नॉलेज थी, ओके। और वो जो गेम था, गेम के रूप में जब कार्ड थे उसकी भी उसने स्टडी की थी। तो जो टैरो थे, टैरो के नाम से जो कार्ड थे, या एज ए गेम के नाम से त्रोची नाम का गेम था, उसको उसने स्टडी किया। उसमें कुछ सिंबल्स थे, है ना, कुछ कलर्स थे, कुछ नंबर्स थे, उन्होंने उसको स्टडी किया अच्छे से। और पैमेला कॉलमन स्मिथ कौन थी? स्मिथ वाज ए ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट। जो पैमेला कॉलमन स्मिथ थी ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। जैसे एक होता है ना क्राइम सीन में दिखाते हैं, एक स्केच कोई बता रहा होता है भाई तुमने कैसा देखा, तो वो बताते हैं कि उसका हेयर ऐसे थे, चेहरा ऐसा था, ये पहना था। तो जो डिजाइनर होते हैं वो ऑलरेडी पिक्चर बनाते हैं उसकी इमेजिनेशन से। तो स्मिथ भी एक टैलेंटेड और ब्रिलियंट आर्टिस्ट थी। तो इन दोनों ने क्या किया, जब आपको एक ऑकल्ट की बहुत गहरी नॉलेज हो जाती है तो आपको इंट्यूशन आनी शुरू हो जाती है। तो एडवर्ड वेट ने सोचा चलो ये कुछ बनाते हैं जिससे प्रेडिक्शन की जा सके। उसने एक कार्ड डिजाइन किए। अब वो था उसको थॉट तो बहुत सारे रहते हैं, इंट्यूशन बहुत जबरदस्त आ रही है उसको कि क्या रखना है, क्या कार्ड पे नंबर, कितने कार्ड बनाने, सब कुछ उसको डिकोड हो रहा था। लेकिन अब वो अपनी उस इंट्यूशन को उतारे कैसे, वो उसको उतारना नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसने क्या किया, पैमेला की मदद ली। उसने पैमेला को बैठाया, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। उसने उसकी जो इंट्यूशन आती चली गई कि ये कार्ड पे नंबर डालो, ये बनाओ, ये करो, वो करो, वो उसकी इमेजिनेशन को उस पेपर पर उतारती चली गई। तो इस तरह से ये कार्ड शुरुआत में एडवर्ड वेट की इंट्यूशन से और पैमेला की आर्ट से, हाथ से डिजाइन किए गए। और अगर आपको मिल जाए कोई तो उससे बढ़िया कार्ड नहीं है कोई, लेकिन मिलते नहीं हो कार्ड, ओरिजिनल कार्ड। अब तो फिर प्रिंट वाले कार्ड आ रहे हैं सारे, ठीक है। तो ये इस तरह से इनको डिजाइन किया गया। अब ये दोनों थे कौन? बोथ वर मेंबर ऑफ वेरी फेमस ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन। एक ऑर्गेनाइजेशन थी ऑकल्ट की, जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन, ए पावरफुल ऑकल्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है। वो किसी जमाने में एक ऑकल्ट की ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां पर ये दोनों मिले, तो उन्होंने फिर ये राइडर वेट का इजाद किया। ओके, चलो आज का टाइम इतना ही है, 9:30 हो गए हैं ऑलरेडी, क्योंकि अभी 9:30 से हमारी दूसरी क्लास है। तो अभी हमारा हफ्ता 10 दिन, एक हफ्ता मैक्सिमम, हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम। तो आपकी क्लास अभी 1 घंटे की होगी। अभी 8:30 से 9:30, 8:30 to 9:30 होगी। उसके बाद फिर आपकी क्लास 8 बजे से हो जाएगी, क्योंकि अभी पिछले बैच ना न्यूमरोलॉजी चल रही है। तो मैंने कोशिश की थी कि वो मतलब ये आधा घंटा पहले खिसक जाए, लेकिन वो कुछ लोग वहां पर वर्किंग है तो नहीं हो पाया वो। और हमने ये वाला बैच स्पेशल डिमांड पर रात को ही करना था,
रात को 9 बजे कर नहीं सकता था, 9 बजे ज्योतिष शुरू हो रहा है, उससे पहले ऑलरेडी बैच चल रहे हैं, उससे पहले ऑलरेडी बैच चल रहे हैं, तो यही टाइम स्लॉट खाली था। और कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर वो ये इस टाइम में कराइए, क्योंकि कोई 5 बजे नहीं कर सकता, कोई रात को 9 बजे नहीं कर सकता था, तो हमने ये टाइम स्लॉट सबकी सहमति से चूज किया था एक में। ओके, तो थोड़ा सा बियर कर लेना और थोड़ा सा पेशेंस रखना, चीजें अपने आप आ जाएंगी। आपका काम था मेरे तक आना, बस आप अपना धर्म आपने निभाया, आप मुझे अपना धर्म निभाने दीजिए, बस आप निश्चिंत हो जाइए, सभी टैरो कार्ड अच्छा बन के जाएंगे यहाँ पे। हाँ जी, चलो मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार, जय श्री कृष्णा बोलेंगे। और कुछ आती क्लास मजा आया आपको, थोड़ा इंटरेक्टिव लगा, बोर तो नहीं होना मेरी क्लास में, बोर नहीं होना, बाकी सब मैं देख लूंगा, बोर नहीं होना मेरी क्लास में, ठीक है? कोई बोर तो नहीं हुआ? यस, कोई भी बोल सकता है। नो सर। मजा आया ना पढ़ने में? कब 1 घंटा गुजर गया पता नहीं लगा। ऐसे 25 दिन गुजर जाएंगे, आप टैरो कार्ड कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है? चलो हो गया ऐसे लगा। जय श्री कृष्ण सर। अब ये रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी आपको? सर अभी तो सिर के ऊपर गया सारा कुछ। हाँ जी सर अभी तो सब कुछ सिर के ऊपर गया। कोई बात नहीं मैडम, अभी तो हमने पढ़ाया भी कुछ नहीं, आज तो इंटरेक्शन हुआ बस, अभी कुछ नहीं पढ़ा, ठीक। और जिनके सर से पड़ गया रिकॉर्डिंग दोबारा सुनिएगा। अब रिकॉर्डिंग आपको 1-2 दिन के बाद मिलेगी। अब क्यों मिलेगी? कल आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, सिस्टम है हमारे यहाँ वीडियो देखने का, जो पहली बार आए हैं उस सिस्टम को फॉलो करना, गाइडलाइन दी जाएंगे आपको, फॉलो कर लेना, परसों तक आपको सबको वीडियो का एक्सेस मिलेगा, ठीक है? नेटवर्क अच्छा है। चलो ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण सर। थैंक यू जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।